राहुल गांधी की जो आपने कहीं जिक्र किया कि वो चेताते आ रहे थे, उन्होंने भी पूछा है वो सवाल कि नरेंद्र सरेंडर। और ये जो मिस्री साहब का बयान है वो कह रहे हैं कि 9 मई को यूएस के उपराष्ट्रपति साहब का फोन आया था, तो तस्दीक कर रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं वो। तो मोदी जी को चिंता ये है कि उनको मानसून सत्र में राहुल गांधी का सामना करना पड़ा। किस मुंह से सामना करेंगे, क्या कहेंगे? ये जो पूरा का पूरा चल रहा है फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर, वो पूरे भारत को और भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। देश का इतना अपमान इस तरह से कि 10 मई को सीज फायर हुआ था, हम 19 जून के दिन बैठे हुए हैं, 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था, पहलगाम के चारों आतंकी आज तक पकड़ के बाहर हैं। मोदी जी असल में उन सवालों से बचना चाहते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं, पर वो मिलेगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को 1.25 महीने से कुछ ज्यादा का वक्त हो गया है। और सीज फायर किन हालतों में हुआ, क्यों हुआ, बहुत सारे प्रश्न हैं। वैसे तो प्रश्न जो पहलगाम आतंकवादी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर और सीज फायर के बाद से अब तक के हालात, देश की सरकार से बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार बार सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन कोई सवाल का संतोषजनक जवाब अब तक नहीं आया। और मोदी जी ने तो अब तक कह सकते हैं कि खुलकर कोई बातें की ही नहीं इस मसले पर। बात की है तो इधर उधर की है। और अभी जो ताजा अगर हम बात करें, ये जो सीज फायर से जुड़ी, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार राग आलाप रहे हैं कि सीज फायर उनकी पहल पर हुआ। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को दो टूक समझा दिया था कि बंद कीजिए ये सब, वरना व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए जाएंगे, कोई बिजनेस नहीं किया जाएगा। और अब जो ताजा एक बयान है जिसकी चर्चा बीते 24 घंटों से जबरदस्त है, वो है विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब का। और ध्यान है आप लोगों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं, और उन 3 देशों की यात्रा के बाद वे अब लौट भी आए हैं। और इन सब के बीच उनका कनाडा जाना हुआ था, G7 जहां बैठक हो रही थी, और हमने वहां की तस्वीरें देखी हैं। जो तस्वीरें निकल कर आई उसने बेहद बेहद दर्द पैदा किया है। भारतीय जनता पार्टी के विश्व गुरु और भक्तों के विश्व गुरु, उन्हें कहां ले जाके खड़ा कर दिया गया, वो एक बेहद बेहद, हम कह सकते हैं, शर्मनाक भी हमें लगा। हम भारत के नागरिक हैं, और कहीं हमारे देश को अनदेखा किया जाए, नजरअंदाज किया जाए, तो निश्चित तौर पर तकलीफ बहुत सारी होती है। तो एक तो वो दृश्य था, और जैसा मैंने कहा कि विक्रम मिस्री साहब का जो बयान है, जिसके मायने खोजे जा रहे हैं, और सबसे खास जिस पर बहुत रार है, तकरार है, 35 मिनट की बातचीत के बारे में मिस्री साहब प्रकट हुए थे गत दिवस। उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी की 35 मिनट बातें हुई, और 2 चीजें बता दी गई, कह दिया गया, सारा कुछ उनको वृतांत दे दिया गया। और सीज फायर भी हमने जो किया मिस्री साहब के अनुसार, तो वो निकल कर आया था, पाकिस्तान ने अनुरोध किया था, पाकिस्तान भयभीत हो गया था, इस तरह की ध्वनि था, उसमें ध्वनि थी, तो हमने उसको बंद किया। और ये सब जो चल रहा है, जो सारी चीजें निकल रही हैं, तो अब कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, उस पर मोहर इसलिए लगती दिखती है क्योंकि मिस्री साहब ने जो तमाम बातें की हैं, उसमें एक बहुत अहम उनका जो बयान है, उसमें कहा गया है कि 9 मई को, यानी सीज फायर के एक दिन पहले, यूएस के उपराष्ट्रपति JD वेंस का कहीं फोन आया था, और मोदी जी ने उनसे बात की थी। और जो राहुल गांधी कह रहे थे कि आया यूएस से फोन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, और नरेंद्र सरेंडर हो गए। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं। और ये जो ताजा विक्रम मिस्री का जो बयान है, उससे जो उसके मायने समझने, उसे बूझने के लिए चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। सबसे पहले मैं उन्हें जोड़ूंगा, मैं जोड़ता हूं, जुड़ गए हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट श्रवण ग्राज साहब। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका, बहुत आभार। सीनियर जर्नलिस्ट आप भिज्ञ हैं, और बार बार हम कहते हैं कि आपको जो सुनने के लिए हमारा दर्शक वर्ग, हमारा जो प्रबुद्ध दर्शक है, वो कहीं ना कहीं प्रतीक्षाएं करता है, और आपने हमें पुनः समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और तो शुरुआत में वो मिस्री साहब के उस बयान से ही करना चाहूंगा। आपने उसको देखा भी होगा, सुना भी होगा, हिंदी में भी है। तो करीब 35 मिनट की बातचीत को लेकर जो दावे
विदेश सचिव जी ने किए हैं, और जो कह रहे हैं कि तमाम हमने प्रकट कर दिया सामने, जो ट्रम्प साहब को बता दिया। लेकिन सर, मोदी जी खुद क्यों नहीं देश के सामने आ पा रहे हैं इस मसले पर, जिसपे 1 दर्जन से ज्यादा बार कहीं कह चुके हैं ट्रम्प साहब, उन्होंने तो हलफनामा तक दे दिया है सर। टिप्पणी आपकी। देखिए, जो मिस्री साहब हैं, उनका अगर आप पहले घोषणा देखें जिस पर वो ट्रोल हुए थे, उनका परिवार ट्रोल हुआ था, तो वो युद्ध विराम की घोषणा उनसे करवाई गई थी और उसको लेकर काफी बवाल मचा था। और ये दूसरा मौका है जब विक्रम मिस्री को इस तरह से विवादों के घेरे में लाया गया है। 35 मिनट तक मोदी जी और ट्रंप के बीच में क्या बात हुई होगी, मतलब क्या था बात करने को? क्या मोदी जी 35 मिनट तक किसी से बात कर सकते हैं क्या? क्या ऐसा तो नहीं है कि 35 मिनट तक बात चली और 30 मिनट तक मोदी जी सुनते रहे? क्योंकि मोदी जी के पास कहने को क्या था? मिश्री साहब, 35 मिनट का वक्त जो होता है श्रीवास्तव जी, बहुत बड़ा वक्त होता है। और दुनिया के दो सबसे बड़े राष्ट्रों, दो बड़े प्रजातांत्रिक राष्ट्रों के बीच में वहां के शासनाध्यक्षों के पास 35 मिनट का वक्त होना, और अमेरिका जो इस समय ईरान और इजराइल के युद्ध में बुरी तरह लगा हुआ है, और ऐसा लगा हुआ है कि ट्रंप G7 की बैठक को छोड़कर आए, वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ 35 मिनट क्या बात कर रहे होंगे? मिश्री साहब कह सकते थे 50 मिनट तक बात हुई, अब वो किससे कंफर्म करेंगे हम? तो ये एक तो बड़ा बहुत ही सस्पिशियस मामला है कि 35 मिनट तक बात हुई। यही समझ सकते हैं कि 30 मिनट तक ट्रंप बोलते रहे होंगे और 4 मिनट 5 मिनट मोदी जी ने कुछ कहा होगा, और यही कहा होगा कि ये जो सीज फायर है, इसको लेकर जो आपने कहा है, उसको लेकर काफी भ्रम की स्थिति है और वो क्लियर होना चाहिए। देखिए, जो ट्रंप ने अब कहा है, और जो वहाँ के फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, उनको आने वाला था कि लंच पे लंच 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 पे जो बुलाया गया, मैं इस पे आता, लंच आप पे सुनाइए। बुलाकर जी। जो उन्होंने ओवल ऑफिस से फिर जो बयान जारी किया, उस पर गौर करना चाहिए। और उसमें उन्होंने जो किया है वो और ज्यादा अपमानजनक है। उन्होंने हमारे 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री की तुलना एक 25 करोड़ के इस्लामी राष्ट्र के आर्मी के चीफ से की है। और मुनीर के बारे में उन्होंने ये कहा, ट्रंप ने, कि आई वॉज ग्रेटली ऑनर्ड बाय मीटिंग मुनीर। यस सर। उन्होंने मोदी जी के बारे में आज तक नहीं कहा कि उन्होंने अपने आप को इतना सम्मानित महसूस किया है। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी और मुनीर दोनों ने मिलकर दो परमाणु राष्ट्रों को युद्ध पर जाने से बचा लिया। वो मोदी जी को मुनीर के साथ रख रहे हैं एक ही प्लेट पर। वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई इज्जत नहीं बख्श रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो मानकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही आ गई है या सैन्य हुकूमत है, और अमेरिका को अब पाकिस्तान में अगर किसी से बात करना है तो वो शहबाज शरीफ से नहीं करना है, वो मुनीर से करना है। आप जरा ट्रंप के कहे को गौर से देखें तो उन्होंने
भारत का भी जबरदस्त अपमान किया और पाकिस्तान का भी जबरदस्त अपमान किया। ये संभव नहीं है। मतलब जो ट्रंप जो आप कह रहे हैं और 15-16 बार जो उन्होंने कहा पहले या कल तक जो कहा कि वो उन्होंने रुकवाया युद्ध, और अब वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों ने मिलकर रुकवाया, तो देश की जनता किसको स्वीकार करेगी? मतलब जो आदमी 10 मई के बाद से लगातार एक चीज कह रहा हो, उसको स्वीकार करेगी कि जो आज कहा उन्होंने? और आज भी जो कहा उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने तो ये कहा कि इन दोनों राष्ट्रों के लीडरों ने मिलकर परमाणु युद्ध या परमाणु वॉर पर जाने से मुल्कों को रोक लिया। 1947 में आजादी के बाद से लगातार कई युद्ध इस देश ने देखे हैं। कबालियों का जो भारत में हस्तक्षेप हुआ था, जिसको कुचला गया, सरदार पटेल थे उस समय। उसके बाद 62 का युद्ध, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, कारगिल का युद्ध, बहुत सारे युद्ध देखे हैं भारत ने। अगर इसमें सर्जिकल स्ट्राइक को भी शामिल कर लें, पुलवामा को भी शामिल कर लें, हम लोगों ने, किसी को याद नहीं पड़ता कि पूरे देश 140 करोड़ लोग केवल एक चीज पर एंगेज हो गए हों कि सीज फायर किसने करवाया। सर सर आप बताइए कि बहुत सीज फायर किसने करवाया? ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है 140 करोड़ लोगों की हुकूमत के प्रधानमंत्री ने या उनकी पूरी सरकार ने, और पूरा देश वहां अटक गया है जैसे कोई काम नहीं है। और अगर ट्रंप कह दें कि मैंने नहीं करवाया, तो ऐसा लगेगा कि मोदी जी के सीने से या सरकार के सीने से कोई 1000 टन का पत्थर हट गया हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, इसमें इसमें आप इसमें जी आप करिए, आप कंप्लीट करिए सर। नहीं, आप पूछिए। जी, मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि हमने ये देखा कि जब वो अभी 3 देशों की जो यात्रा थी, गए जहां, और जब वो कनाडा पहुंचे तो उन्होंने फोटो भी एक्स किए, उनके और भी आए अलग अलग बयान, लेकिन इतना महत्वपूर्ण मामला, इतना अहम मसला जिस पर आप कह रहे हैं 35 मिनट बात, उसको आके विक्रम मिश्री बताएं। प्रधानमंत्री जी क्यों खामोश हैं, क्यों चुप हैं जब वो कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने नहीं किया? तो एक बार आके देश के सामने खुद क्यों नहीं कहते? वो तो सवाल ठीक है कि उनके तनों बोझ उतर जाएगा, ट्रंप के हैं, ये क्या है और भय क्या है? ये सवाल मैंने आपसे कहा था। नहीं, प्रधानमंत्री क्या कहेंगे राष्ट्र के सामने आके? कि वो ये कहेंगे कि देखिए, सरकार जो कह रही थी वही हुआ, दो देशों के ने मिलकर सीज फायर तय तय किया। आप देश की जनता को ये तो बताइए कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। क्या पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि दोनों राष्ट्रों ने मिलकर तय किया सीज फायर? आप तो कह रहे हैं, विक्रम मिश्री भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने ये कहा है क्या? या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि नहीं, ये तो हम लोगों ने आपस में मिलकर सीज फायर तय किया? पाकिस्तान नहीं कह रहा है। पाकिस्तान तो मुंह नहीं खोल रहा है। पाकिस्तान तो इसी चीज को मान के चल रहा है, कहना चाहता है कि अमेरिका के हस्तक्षेप से हुआ। ये लिखा जा चुका है कि अमेरिका में युद्ध विराम को लेकर काम चल रहा था, हमसे संपर्क किया गया,
हमने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान से कहिए कि वो हमको फोन करे, और फिर अमेरिका के कहने पर वहां के डीजीएमओ ने फोन किया। सारा लिखा जा चुका है। ये भी लिखा जा चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले अ, उन लोगों के नाम बताए गए हैं। जर्नलिस्ट सुशांत सिंह ने अपने आर्टिकल में कि हमारे यहाँ के डीजीएमओ कौन थे और उनके डीजीएमओ कौन थे जिनके बीच में बातचीत हुई, ये इसको लेकर कि हम अ, ऑपरेशन सिंदूर करने वाले हैं, इसको लेकर पूर्व सूचना। देश का इतना अपमान अ, इस तरह से कि 10 मई को सीज फायर हुआ था, हम 19 जून के दिन बैठे हुए हैं, 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था, पहलगाम के चारों आतंकी आज तक पकड़ के बाहर हैं, और 10 मई से पूरे देश को इस हुकूमत ने सिर्फ सीज फायर में अटका रखा है। हमारा ये पूछना है, कहना है कि अगर आप इस बात से नाराज हैं कि अमेरिका ऐसा दावा कर रहा है, तो आप सीज फायर तोड़ दीजिए ना। आपको किसने कहा सीज फायर पर कायम रहने के लिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप मतलब सीज फायर कोई ये तो है नहीं कि कोई। हम दो चीजें पूछना चाहते हैं कि अगर आप अमेरिका से के दावे से खुश नहीं है, नाराज हैं, तो सीज फायर तोड़ दीजिए और फिर पाकिस्तान को पहल करने दीजिए। वो आपसे रिक्वेस्ट करे सार्वजनिक रूप से, या तो ये करिए। दूसरा ये बताइए कि अगर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया आपको सीज फायर के लिए, तो आप वो शर्तें तो बताइए जिसके आधार पर आप तैयार हुए सीज फायर के लिए। आपने आज तक देश को बताया ही नहीं कि सीज फायर की शर्तें क्या हैं। आपकी आज तो हालत यह है कि एयर इंडिया का ब्लैक बॉक्स, उसके डाटा को डिकोड करने के लिए आपने ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेज दिया। आप मतलब वो जो ब्लैक बॉक्स है एयर इंडिया के विमान का, उसके डाटा को आप यहाँ डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, उसको भेज आपने अमेरिका भेज दिया। तो हम ये जो अमेरिका की गुलामी का जो मामला है, भारत के किसी प्रधानमंत्री ने, इंदिरा गांधी का स्मरण होता है ऐसे टाइम पर। और राहुल गांधी ने जितनी वार्निंग्स दी थी, चेतावनियां दी थी, सब एक एक करके से साबित हो रही है। राहुल गांधी ने कहा था ना कि ये चीन और पाकिस्तान को एक होने मत दीजिए, जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, 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 आपने होने दिए। बिल्कुल। राहुल गांधी पूछ रहे हैं ना, बताइए सीज फायर आपने फोन किया था कि नहीं किया था? सीज फायर क्यों किया गया, किसके कहने पर किया गया? पूछ रहे हैं ना, कितने हमारे विमान गिरे, बताइए। ट्रंप अगर कल से कह देंगे भारत से कि ये सिंधु नदियों का जो आ, सिंधु नदी का जो पानी है जो आपने रोक लिया है, झेलम का, चिनाब का, वो आप दीजिए पाकिस्तान को, तो आप क्या कहेंगे? मना कर देंगे? कहेंगे नहीं देते? बिल्कुल। नहीं, एक चीज में हम और भी है। जी, जी, जी। जी नहीं, मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था कि जैसे देखिए, आपको क्रोएशिया जाना बहुत नितांत आवश्यक था। आपने, मुझे लगता है जो दो चीजें इसमें निकलती, जो मैं समझ पा रहा हूं, उसको आप बताइएगा अपने जो अनुभव के आधार पर। कि उन्होंने कहा कि ट्रंप बुला रहे हैं, आपने कहा नहीं अभी मुझे और काम है, क्रोएशिया गए आप। ट्रंप के बाद आप कह रहे हैं 35 मिनट बात की, जैसा आपने कहा कि कौन से राष्ट्राध्यक्षों के पास 35 मिनट का वक्त है जो इतने तफसील से कुछ ना बताएं। ट्रंप जी ने तो कुछ बोला, बताया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, मिस्री जी को आगे कर दिया। अब जब आप क्रोएशिया जाने के लिए हो रहे हैं, यहां क्या यह भय हो गया था कि मुनीर के साथ टेबल पे ना बैठा दे, जितनी बेइज्जती कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, कि वहां बैठा दे कि आइए यहां बैठिए और यहां बात करिए मेरे सामने, ऐसा कुछ भय लग गया था या कुछ हो गया था, ये समझ में आ रहा था?
या बातचीत इसके में यही सब हुई 35 मिनट तक कि आइए और ऐसा ऐसा मैं करना चाहता हूं, इसलिए भयभीत हो गए, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, अच्छा किया उन्होंने नहीं गए, क्योंकि जो चीज ट्रम्प कर रहे हैं वो अगर करते मोदी जी के सामने तो देश की और बदनामी होती। और वो क्रोशिया का दौरा रद्द करके तो वहां जा नहीं सकते थे। और ट्रम्प अगर इतने ही उत्सुक थे मोदी जी से मिलने को तो वो कनाडा में मिल सकते थे, 35 मिनट निकाल सकते थे। तो इसलिए ये तो वो मोदी जी को क्यों बुलाना चाहते थे और क्या कहना चाहते थे वो एक अलग मुद्दा है। ये जो मोदी जी अब जो कर रहे हैं, वो जो एक पोस्चर मोदी जी ने अब जो लिया है अमेरिका को लेकर और सीज फायर को लेकर, वो पोस्चर अगर वो 10 मई को ले लेते या 11 मई को ले लेते पब्लिकली, तो बहुत चीजें बदल जाती। उनको बहुत लेट लगा कि एक स्टैंड भारत को लेना चाहिए। और जो स्टैंड भारत ने अब लिया सर। और कन्वे किया मोदी जी ने ट्रम्प को, और फिर अब देख रहे हैं कि मुनीर के साथ बातचीत में ट्रम्प ने अपने जो पुराने चीजें हैं उसको अमेंड किया। ये आपने जो 1 महीना से ज्यादा, 1 महीना 9-10 दिन जो गुजारे हैं देश के, 10 मई से लगा के 19 जून तक का जो समय है, 18 जून तक का जो समय है, इसमें देश की बहुत भद्द पिट गई। पूरी की पूरी जो हमारा इतने सालों का जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो बहुत ही जज्बे के साथ बनाई गई थी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो चीज विक्रम मिश्री ने कही वो प्रधानमंत्री को कहना चाहिए। आप तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि कर रहे हैं कि जयशंकर को कहें कि आप कहिए। यस सर। सीज फायर की घोषणा भी आपने विक्रम मिश्री से करवाई। और ये जो बात हुई ये भी आप जयशंकर के मुंह से नहीं कहलवा रहे हैं, विक्रम मिश्री के मुंह से कहलवा रहे हैं कि 35 मिनट तक बात हुई, उसमें ये कहा। और विक्रम मिश्री कहते हैं और अगले ही क्षण, थोड़े ही घंटों बाद ट्रम्प उसका खंडन कर देते हैं। यस वो सर। कहते हैं कि नहीं, आई स्टॉप द वॉर। और फिर ट्रम्प एक नई चीज कह देते हैं जो लंच के बाद जो उनको कहा गया होगा कि आप ये कहिए, नहीं तो मुनीर ने समझाया होगा कि आप ये कह दीजिए, नहीं तो बहुत चीजें बदल जाएंगी। तो ये जो पूरा का पूरा चल रहा है फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर, वो पूरे भारत को और भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मतलब मोदी जी को जब लगने लगा या सरकार को लगने लगा कि ये तो बड़ी इज्जत ही खराब हो रही है। मतलब देश, मोदी जी को तब नहीं लगा था ये इतनी इज्जत का ख्याल देश के प्रतिष्ठा का, जब वो मोदी ट्रम्प को जितवाने के लिए ह्यूस्टन की रैली में उन्होंने हाउडी मोदी रैली में उन्होंने ट्रम्प का प्रचार किया था कि अब की बार फिर से ट्रम्प सरकार, और ट्रम्प हार गए थे जी हाँ, जी हाँ। उस चुनाव में, यस सर। 2019 के चुनाव में। सर। तो तब नहीं लगा इतना बुरा कि अरे ये क्या हो गया। आपको आज बुरा लग रहा है। बुरा ये लग रहा है कि आपको पाकिस्तान के साथ क्लब किया जा रहा है। आपको बुरा ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री को एक देश के, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ क्लब किया जा रहा है। तो मोदी जी को तो आदत, या मोदी जी का स्वभाव जो है वो तो ये कि उनको, वो चाहते हैं उनको दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जो है अमेरिका और ब्रिटेन और जर्मनी, फ्रांस के साथ जोड़ा जाए, पाकिस्तान के जनरल।
या भारत को पाकिस्तान के साथ कैसे हाइफेनेटेड कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही। जो तकलीफ है, ये जो तकलीफ है, ये अब बढ़ने वाली है। मतलब ये कोई इससे, ये ट्रम्प का जो नया बयान है, उससे कोई मामला हल हो गया हो ऐसा नहीं है। ये सर, एक जो तनाव पैदा हो गया है, खटास जो पैदा हो गई है, वो अब बनने वाली है, कायम रहने वाली है। सर, सर, सर। और उसी खटास का ही परिणाम है कि मोदी जी ने कह दिया कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी अभी नहीं आ सकता। और उन्होंने कहा कि नहीं, आप आइए। और ट्रम्प ने कहा कि मैं आऊंगा। ये जो बात है कि ट्रम्प आएंगे। अब ट्रम्प आते हैं कि नहीं आते हैं, और तब तक दुनिया का क्या हश्र होता है, नहीं होता है, ईरान इजराइल वॉर कहाँ पहुंचता है, वो एक अलग मुद्दा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाल फिलहाल जो है वो स्थिति ठीक नहीं है। यस सर, यस सर। ये सर, इसमें एक जैसे विक्रम मिश्री जी के हम जिस बयान को देख रहे थे, जो बातें निकली हैं बार बार, जैसे उनका दावे की बात हुई, और दूसरा जो राहुल गांधी की जो आपने कहीं जिक्र किया कि वो चेताते आ रहे थे, उन्होंने भी पूछा है वो सवाल कि नरेंद्र सरेंडर। और ये जो मिश्री साहब का बयान है, वो कह रहे हैं कि 9 मई को यूएस के उपराष्ट्रपति साहब का फोन आया था, तो तस्दीक कर रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं वो। हाँ हाँ, मैंने कहा ना आपसे कि खुद ने कहा है कि जो उपराष्ट्रपति और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर, जो यस फॉरेन स्टेट सेक्रेटरी हैं, सर। वो इस काम में लगे हुए थे। और इसका सबसे बड़ा पहलू यह है कि जब पहलगाम हुआ, तब उपराष्ट्रपति अमेरिका के भारत में थे। अगर आप उन तारीखों को देखें, थे थे थे। 22 अप्रैल के पास सर, जब सर। वो हुआ पहलगाम, जी, तब मेरे ख्याल से जेडी वांस जो है आगरा में थे, जी, ताजमहल देख रहे होंगे या जी, भारत घूम रहे होंगे। सर, 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 सर। तो जेडी वांस को तो पूरी चीज पता थी कि क्या हो रहा है। और उसके बावजूद आई लव पाकिस्तान कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। यस सर, यस सर, यस सर, यस वो सर। ये नहीं कह रहे आई लव इंडिया, वो कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान। आई एम ग्रेटली ऑनर्ड बाय मीटिंग जनरल मुनीर, वो ये कह यस, रहे हैं। यस सर, यस सर, तो यस सर, यस। आप सोचिए कि भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को, जो मोदी जी इतने 56 इंच की छाती लेकर चलते हैं, एक अकेला तो सब पर। उनको कैसा महसूस होना चाहिए। जी, 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 और वो संसद में, अब उनको, मोदी जी को चिंता ये है कि उनको मानसून सत्र में राहुल गांधी का सामना करना पड़े। स्वीट, स्वीट। किस मुंह से सामना करेंगे, क्या कहेंगे। वो क्या ये कहेंगे कि देखिए ट्रम्प का ये बयान था, कि वो ये कह रहे हैं कि दोनों देशों ने मिलके किया, क्या कहेंगे। कि वो ये कहेंगे कि 15 बार ट्रम्प ने ये कहा था और अब ये कहा। तो राहुल गांधी पूछेंगे कि भाई, पाकिस्तान ने कहा है क्या कि दोनों देशों ने मिलकर कहा है क्या। पाकिस्तान तो चुप है। जी, जी, जी। और सर, दो शर्तें चीजें। क्या है ये बताइए। जी, जी, मैं दो टिप्पणी और चाहूंगा सर, दो चीजों पर, कि एक तो जो हमने वहां कनाडा में, एक तो जो G7 में आप पीछे की पंक्ति में खड़ा किया जाना, ये मतलब बहुत हमें, जो 140 करोड़ के देश की बात करते हैं सबको, वो जो कहते थे इनके जो बीजेपी के विश्व गुरु या जो भक्तगण कहते थे, एक चीज वो, और दूसरा कनाडा संसद में तो खुलेआम विरोध किया गया। वहां के सांसदों ने क्या क्या नहीं बोला, इतना खराब बोला है। हमें ध्यान है कि जिसपे चिढ़ गए थे ये लोग, जब सोनिया गांधी ने वो जो गुजरात को लेकर कहा था, मौत के सौदागर, उससे कहीं ज्यादा वहां से निकली है चीजें जो सामने आ रही हैं। इस पे एक प्रतिक्रिया जरूर मैं आपसे सवाल करूंगा। देखिए, पीछे खड़ा किया उसको लेकर तो मुझे कोई मतलब लगता नहीं है, क्योंकि भारत कोई G7 का मेंबर तो है नहीं। पर सर, लास्ट टाइम में फ्रंट रो में खड़े थे, ये भी एक अजीब हाँ, वो है। हो जी, सकता है, हो सकता है लास्ट टाइम जी। खड़े हो, कहा हो। और उसको कैश कराया कनाडा था, ने जैसा उनकी आदत है, प्रचार प्रचार की हैबिट है, उसको खूब कैश कराया गया था। कनाडा ने शायद कई बातें सोचकर, अपने आंतरिक विरोधों को देखकर, आखिरी मिनट पर इनको बुलाया गया, फोन पर बुलाया गया, कंडीशनल बुलाया गया कि आप जो ये निज्जर हत्याकांड में जो
पूरा जांच चल रही है, उसमें भारत उस डायलॉग में शामिल होगा। ये तमाम चीजें राइटिंग में है, छपी हुई हैं। अगर आप पढ़ें कि वायर की स्टोरी है इस बारे में पूरी की पूरी, कि इनको कंडीशनली क्यों कंडीशनल कंडीशनल बुलाया गया। जी जी। और आपने स्वीकार भी कर लिया, आखिरी मिनट पर बुलाया, 9 दिन पहले सिर्फ। तो इतने बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को सिर्फ 9 दिन पहले बुलाएं और वो स्वीकार कर ले, तो एक तो ये बड़ी बात है। दूसरा ये कि ट्रम्प छोड़ के चले गए बीच में अधूरे। अ, हालांकि जाने का कोई कारण नहीं था। कनाडा की और अमेरिका तो लगे हुए हैं। ट्रम्प अमेरिका कनाडा को अपना 51वां राज्य मानते हैं। तो कनाडा से में बैठ के काम करो या अमेरिका में बैठ के काम करो, कोई फर्क तो है नहीं। वो भारत यात्रा पे तो थे नहीं कि उनको जाना है। या पहलगाम जब हुआ तब प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, जेद्दा में थे। तो ये कोई बात थी। तो ट्रम्प जो है क्यों छोड़ के चले गए, ये भी एक मुद्दा है कि वो जॉइंट डिक्लेरेशन में वो पहले हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे ट्रम्प, फिर बाद में उन्होंने किए, अपनी मर्जी से उसमें संशोधन करवाया और फिर किए। तो दूसरा ये कि कनाडा की संसद का जो मामला है, कनाडा में प्रधानमंत्री को पता था, जाने के पहले पता था। कनाडा के अखबारों में जिस तरह से छप रहा था प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर, वहाँ के जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जिस तरह से वो नाराज थे। एक बड़ी साइजेबल इंडियन पॉपुलेशन है वहाँ, जिसका ध्यान रखना पड़ता है किसी भी हुकूमत को। और वो जो सेंटिमेंट्स थे उसके कारण विरोध था, अभी भी है। और वहाँ की हुकूमत को जवाब भी देना पड़ेगा, वो देंगे भी। वो प्रधानमंत्री जो है कार्नी, मार्क कार्नी, उनका जो आर्गुमेंट था वो ये था कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा देश है 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी का। और भारत के प्रधानमंत्री 2019 से G7 की बैठकों में आमंत्रित किए जाते रहे, जाते रहे। तो उनको कैसे आप छोड़ सकते हैं। तो ये तो हमको तारीफ इसमें कनाडा के प्रधानमंत्री की करना चाहिए कि जस्टिन ट्रूडो होते तो शायद नहीं बुलाते। हो सकता है कि ट्रूडो के समय अगर G7 हो रहा होता तो जी भारत को नहीं बुलाते, और हो सकता है कि मोदी जी नहीं जाते। सर। पर मैं इसमें कुछ गलत नहीं मानता हूँ कि विरोध के बावजूद जाने को भी मैं एक बार गया था मनमोहन सिंह जी के साथ G7 की बैठक में, कनाडा गया था। अच्छा। और वहां पर जबरदस्त वायलेंस हुआ था, विरोध चल रहे थे उसको लेकर, G7 को लेकर। ये चलता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। सर। हम तो मूल मुद्दा उसका ये है हमारा कि अ, ये जो पूरे मामले को मोदी जी ने और सरकार ने दिल पे ले लिया कि ट्रम्प ने ऐसा क्यों कहा, सर। और पूरे देश को एंगेज कर दिया। अ, उसको थोड़ा सा वो एक अलग तरीके से भी निपटा सकते थे। सर। और उन्होंने अपने अपमान को देश का अपमान बना दिया। जी देश की जनता इस बात से खुश है कि सीज फायर हो गया, दोनों देशों की जनता। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो जी अब आप कह रहे हैं कि श्रेय अमेरिका ले रहा है, मैं कैसे ले रहा है, तो हकीकत है वो ले रहा है, उसमें क्या दिक्कत है, आप दीजिए ना उसमें। दो दो दोस्तों के बीच में झगड़ा किसी सड़क चलते आदमी ने भी ठीक करवा दिया हो, रुकवा दिया हो, तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो आप दे दीजिए अमेरिका को, शेयर दे दीजिए, इसमें क्या बिगड़ता है आप। सर। और सर। आपको लग रहा है आपकी नाक नीची हो रही है कि आप अ, पाकिस्तान के साथ तुलना कैसे कर रहे हैं, जनरल मुनीर के साथ आपको कैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो बिल्कुल। वो 56 इंच का जो पूरा मामला है वो
हो गया। आप वो जो मूल सवाल हैं देश की जनता के और राहुल के, उनके तो जवाब दे नहीं रहे हैं और देंगे भी नहीं। तो वो सवाल तो कायम रहेंगे और अगले चुनावों तक, सारे चुनावों तक वो सवाल आपका पीछा करने वाले हैं, उससे आप बच नहीं सकते हैं। राइट। मोदी जी असल में उन सवालों से बचना चाहते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं, पर वो मिलेगा नहीं श्रेय, वो गया उनके हाथ से। जी। सर सर मैं अंतिम सवाल सर करूंगा। आपने बातें की वो 56 इंच का सीना, हम ये भी सुनते थे एक अकेला सब पर भारी, अब तो सब बोलना उन्होंने छोड़ दिया है, सब चीजें बंद हो गई है। हम ये देख या पा रहे हैं, छोटे छोटे राष्ट्र हैं, बहुत छोटे देशों में, अभी आपने ईरान और इजराइल का जिक्र किया। ईरान के मुखिया ने दो टूक कह दिया जब धमकी दी कि आप बंद करो वरना आपको बहुत सख्त खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो गए भी। जब उनसे पूछा था कि आप जा रहे हो तो क्या सीज फायर, नहीं सीज फायर नहीं, इससे भी बड़ा कुछ कराने वाला हूं, एक चीज। और दूसरा जो जेलेंस्की की वो हमने देखा था, जेलेंस्की ने जो जिस तरीके से प्रस्तुत हुए थे, पेश आए थे वहां, और बिना खाना खाए उनको भगाया गया था, जो भी चीजें थी, लेकिन वो अड़े रहे अपनी बात पर। उन्होंने वहां अपने देश के लिए जो कुछ कर सकते थे किया और वो हीरो बने वहां। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मिस्त्री साहब से बुलवा देंगे, वो खुद सामने नहीं आएंगे। ये जो कैसे देखें इसको को, जो आप कह रहे थे जो सारा कुछ टिका हुआ है कि इन सवालों की, या तो वो कह दें कि ठीक है उन्होंने रुकवाया था, उसमें हमारा कौन सा ऐसा कुछ चले जाने वाला है, एक चीज, या फिर खुलेआम बोल दें कि नहीं ट्रंप साहब गलत बोल रहे हैं, एक अदद, क्योंकि जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्षों की चीजों को, बयानों को, उनके एक्ट को बड़े गंभीरता से देखते लेते हैं। अब ये सेक्रेटरी बोले, फॉरेन सेक्रेटरी, या कौन देखता सुनता है, बहुत उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। अंतिम आपका नोट इसी सब। देखिए, जेलेंस्की का जितना अपमान किया था वांस ने और ट्रंप ने, दोनों ने बिठाकर यस सर। व्हाइट हाउस में, हमारे यहाँ क्या है, लोग ध्यान नहीं रखते इन चीजों को। आप जेलेंस्की जिस तरह से बैठे थे ट्रंप के सामने, जेलेंस्की के कपड़ों पर भी एक पत्रकार ने टिप्पणी कर दी थी कि आप यहाँ कैसे पहन के आ गए इस तरह के कपड़े। जेलेंस्की ने बहुत बहादुरी से और ट्रंप का और वांस के जवाब दिया था, सर। और वो एक बहादुर नेता की तरह और नायक की तरह लौटे थे अपने देश में, और आज भी लड़ रहे हैं। यस सर। ईरान भी लड़ रहा है। ईरान के साथ आप नहीं खड़े हुए, भारत खड़ा नहीं हुआ, होना था कम से कम। ईरान पर जो जो प्रस्ताव आया था गाजा पर सिक्योरिटी काउंसिल में, उससे आप एब्सटेंड रह गए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रस्ताव था ईरान पर अटैक को लेकर इजराइल के, उस प्रस्ताव से आपने अपने आप को अलग कर लिया। मोदी जी के साम्राज्य में ये बड़ा विषय है श्रीवास्तव जी, कभी अलग से बात करेंगे, कि ये पूरे ईरान के मसले पर हम पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया से अलग हो गए, ब्रिक्स बहुत सही। देशों से अलग हो गए सबसे। और ये जो बंदरगाह है ओमान की खाड़ी में, ईरान में, जिससे हमारे संबंध हैं, जहाँ हम जहाँ पर हम काम कर रहे हैं पूरा का पूरा, अब वो पूरा का पूरा बादशाह जो बंदरगाह है, वो खटाई में पड़ गया, जो पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बनाना चाहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा ईरान का जो हम लोगों ने किया है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम अमेरिका से और इजराइल से कितना डरते हैं ईरान के मामले में, जो हमने किया है। और हमको ये भी लगता है कई बार कि ईरान और अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और हम उस ब्लैकमेल में सरेंडर कर रहे हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं ना, नरेंद्र सरेंडर। तो वो जो सरेंडर की परिभाषा है वो काफी व्यापक है। वो केवल ये पाकिस्तान के संदर्भ में, सीज फायर के संदर्भ में नहीं है। वो आप धीरे धीरे पाएंगे कि ये जो परतें इसकी जब भी खुलेंगी, वो सवाल यही है ना, जैसे मैंने कहा कि एयर इंडिया के ब्लैक बॉक्स को वहां भेजा गया, वो यस सर। वो ये जो इस सरकार का ब्लैक बॉक्स है, उसका जो डाटा होगा वो यहाँ डिकोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये उसमें से बहुत, यहाँ अगर डिकोड हुआ तो बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी।
तो इसलिए ये कई चीजें हैं जो अब धीरे धीरे सामने आएंगी। अब उसको अभी तो जो तात्कालिक है, वो जो बंदरगाह है, चाबहार है, चाबहार बंदरगाह। यस सर, यस सर। चाबहार बंदरगाह है, वो दक्षिण पूर्वी ईरान में है। सर। और ये एकमात्र बंदरगाह है वो ईरान का, समुद्री बंदरगाह ओमान की खाड़ी में। और भारत का उससे बड़ा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है उसको ऑपरेट करने को लेकर। उसके जो दो में से एक टर्मिनल को इंडिया ऑपरेट करता है। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है भारत का। वो सब खटाई में पड़ गया, वो एक अलग विषय है। नहीं, मैं और उस पर अलग से चर्चा करूंगा, निश्चित करूंगा, मैं आपसे वक्त लेके करूंगा, बहुत अच्छा विषय है। वो जी ये जी, आप ये करिए। ये जो पूरा मसला है, ये मोदी जी क्रोशिया से लौट भी आए। मोदी क्रोशिया में आपने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने एड्रेस की वहाँ के क्रोशिया के राष्ट्र प्रमुख के साथ। वो यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि क्रोशिया इतना छोटा सा देश है कि वहाँ कोई पूछेगा ही नहीं इस तरह के सवाल। वहाँ तो पूरा का पूरा गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। कनाडा में बिल्कुल। नहीं कर सकते थे, जी 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 है ना। जी जी। तो इसलिए साइप्रस में भी शायद नहीं की, क्योंकि साइप्रस में विनोद अडानी रहते हैं और कई तरह के सवाल हो जाते। बहुत गड़बड़ चल रही है श्रीवास्तव जी, ये पूरा मामला मेरा मेरा जो तो एक, है। जी आप करिए, आप ये करिए। ये पूरा बहुत, ये देश पता नहीं किधर जा रहा है। और अब हमको प्रतीक्षा करना चाहिए कि ये अ, सरकार मानसून सत्र की तैयारी कर रही होगी। कैसे उसको झेल पाएगी, चला पाएगी, कितने दिन चलाएगी, कितनी बार स्थगित होगा, नहीं होगा। जी जी, वो तो अ, दिख रहा है, महीने की तरह साफ वो दिख रहा है कि नहीं चल पाएगा वो शायद वो वो आप जरा जी जी हमारे यहाँ पीछे पीछे मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक के होते थे। जी हाँ, जी हाँ। ये जो मानसून सत्र है केवल जुलाई से अगस्त तक है, और बहुत छोटा है, शायद सबसे छोटा मानसून सत्र होने वाला है। नहीं, दोनों स्पीकर और सभापति की भूमिका बड़ी अहम होने वाली है, वो उसी तरीके से कुछ नहीं, दिखाई देगा। वो तो सबको पता है क्या भूमिका होने वाली है, इसलिए कोई उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं, मैं एक एक सवाल और आपसे बिल्कुल आखिर में, इसलिए कि आप ही के उससे निकला है, क्योंकि आपने कहा, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिक्र किया, 1947 का जो कबीलाई वाला था, उसके साथ साथ आपने इंदिरा जी का भी जिक्र किया। तो सर, इतिहास तो हमेशा बहादुरों का लिखा जाता है, मोदी जी का इतिहास क्या होगा? इस पे एक टिप्पणी, और आप 2-3 मिनट 4 मिनट जो लग जाए, लेकिन इस पे जरूर मैं चाहूंगा अंत। देखिए, मोदी जी को इतिहास की चिंता नहीं है। इतिहास की चिंता राष्ट्र पुरुष करते हैं, आइकॉन्स करते हैं। इतिहास की चिंता नेहरू को थी, और जिन्होंने इस तरह की किताबें लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसने लिखी हो, उसको इतिहास में अपनी जगह की चिंता होती है। तो जो मोदी जी हैं, वो ना तो नेहरू हैं, न इंदिरा गांधी हैं, जो अड़ गई थी अमेरिका के सामने, निक्सन के सामने। आप अगर उस समय का जो करस्पॉन्डेंस, उस समय की जो बातचीत के जो डिटेल्स अब पब्लिक हो रहे हैं वहाँ, जो किसिंजर और निक्सन ने इंदिरा जी के बारे में जिस तरह की भद्दी बातें की थी, वो अब उजागर हो रही हैं। वो जो थे, उन लोगों को इतिहास की चिंता थी, या लाल बहादुर शास्त्री को चिंता थी, या अटल बिहारी वाजपेयी को चिंता थी। और ये लोग सदमे झेल नहीं पाते थे, इसीलिए वो, चाहे युद्ध विराम का सदमा हो, जैसा आपने देखा शास्त्री जी के टाइम पर ताशकंद समझौता हुआ, या वॉर में पराजय का समझौता हो, का परिणाम हो, नेहरू जी के केस में हमने देखा चीन के बाद। सर। तो मोदी जी कोई राष्ट्र पुरुष तो है नहीं। सर। और अ, उनको इतिहास की ऐसे लोग क्या चिंता करेंगे? आप बताइए कि उनके मोदी जी के लिए इतिहास में क्या जगह बनेगी, उनको क्या लिखा जाएगा?
मोदी जी के इतिहास के बारे में। क्या गुजरात लिखा जाएगा, गुजरात के दंगे लिखे जाएंगे, क्या लिखा जाएगा? तो मुझे तो, मैं इस मामले में क्या कहूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ब्लैक ही ब्लैक है सर, काला ही काला है, कुछ ये ज्यादा दिखती नहीं है अधिकांशता चीजें जो है कहीं। इतिहास में लिखा जाएगा राहुल गांधी के बारे में, जिन्होंने अपनी 2 यात्राओं से पूरे भारत को बदल दिया। तो इसलिए मनमोहन सिंह के बारे में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा क्या जाए, लिखा जा रहा है उनके बारे में। अटल जी के बारे में लिखा जाएगा कि जो कारगिल होने के बाद भी बस लेकर पहुंच गए, पाकिस्तान पहुंच गए, नायक थे वो लोगों के दिलों के। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये इतिहास की चिंता वो लोग नहीं करते जो इतिहास को बदलते रहते हैं। ये हुकूमत इतिहास को बदल रही है, बहुत सही कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल सही। इसलिए इनको इतिहास में फिर जगह पाने की कोई लालसा नहीं होती। जो लोग इतिहास को बदलते हैं वो इतिहास में जगह पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। इतिहास में जगह वो लोग पाना चाहते हैं जो इतिहास की, जो पुराना इतिहास की, उसकी इज्जत करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। बहुत सही। तो इसलिए ये हुकूमत इन सब चीज़ों से परे है कि मोदी जी जिस दिन सत्ता छोड़ना पड़ी, सत्ता से जाएंगे, ये देश उनको भूल जाएगा, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर, कंट्रीब्यूटर के तौर पर भूल जाएगा। उनका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। बहुत बहुत 11 साल का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। सर। जो मनमोहन सिंह का 10 साल का था, वो इनके 11 साल में एक भी नहीं। या नरसिंह राव का 5 साल का जो था, ग्लोबलाइजेशन को लेकर जो था, आर्थिक उदारीकरण को लेकर 5 साल में, मनमोहन सिंह का 10 साल में, इनका 11 साल में नहीं। तो इसलिए वो इतिहास तो छोड़ दीजिए, मोदी जी का इतिहास तो उनके भक्त लिखेंगे या फिर आरएसएस लिखेगा। बिल्कुल। और आरएसएस उनका क्या इतिहास लिखेगा, आप अभी से बता सकते हैं कि आरएसएस उनका इतिहास क्या लिखेगा। सर 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 बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और आपने बहुत खोल कर रख दिया। सबसे बड़ी चिंता जो आपने जताई है श्रवण सर, वास्तव में पूरे देश की 140 करोड़ भक्तों को छोड़ दीजिए जो इस समय वो कहीं उस धर्म और उसके नशे में चूर है, उनको छोड़कर चिंता यही कि देश किस ओर जा रहा है। सबसे जो बड़ी आपने मुद्दे की बात कही, और प्रश्नों का जवाब नहीं आया था और शायद नहीं आ पाएगा इनके रहते। और ये इतिहास की जो आपने कहा चिंता बिल्कुल नहीं करते, उन्हें तो वर्तमान की है, कुर्सी कैसी बचे रहे, सत्ता में कैसे बन रहे, इसी की सबसे ज्यादा चिंता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार श्रवण सर, आपका हमसे जुड़े और आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना सारा वक्त निकाला, इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के लिए कही। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सर। तो मित्रों, आप थे श्रवण गर्ग साहब। खरी खरी दो टूक, स्पष्टवादिता, एक लाइन से चीजों को डिकोड कर दिया। चाहे वो विक्रम मिस्री का बयान हो या फिर जो अभी देश में जिस मोड़ पर खड़ा हुआ है भारत, और आगे क्या कुछ होगा, क्या संभावना है, उसे लेकर जो आप व्यक्त कर रहे हैं, वास्तव में बहुत बहुत चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, उनको छोड़कर बाकी जो देश है उसे सोचना होगा कि आगे हमको किस तरीके से, किस राह को पकड़ना ज्यादा मुफीद होगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होते होंगे। इस चर्चा में जो आपने सुना, ये सब आपको कैसी लगी, आपकी अपनी पूरी चर्चा पर क्या राय है, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।